नमस्कार। ज्ञान विविधे शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक है दलित समुदाय एवं आदिवासी शिक्षा। तो दोनों में सबसे पहले हम दलित समुदाय का देखते हैं। क्या है दलित समुदाय? दलित समुदाय के अंदर वो व्यक्ति लिए गए हैं जैसे अनुसूचित जाति और आरक्षण जिसको प्राप्त नहीं हो, या जो व्यक्ति जो किसान है जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, बंधुआ मजदूर है, ये सब किसके, या पिछड़ा वर्ग है, ये सब किसके अंदर आते हैं? दलित समुदाय। ये दलित समुदाय नाम सबसे पहले आर्य समाज ने दिया था। दलित वर्ग का समाज में उपेक्षित भावनाओं से देखा जाता है, इसलिए आर्य समाज ने इनको नाम दे दिया दलित वर्ग। दलित वर्ग का एक इसकी शिक्षा को देखकर या कई प्रकार के इस प्रकार के उद्देश्य है, उनको ध्यान में रखते हुए 1993 ईस्वी में एक सूची बनी थी। कब बनी? 1983 ईस्वी में एक सूची बनी थी। उस सूची के अंदर इनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया था। तो दलित वर्ग को अनुसूचित जनजाति में रखा गया था, और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ जैसे कई इसके उद्देश्य थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकी पूर्ति की जाए, ये सूची के अंदर बातें थी। तो हम देखते हैं कि दलित समुदाय हमारे भारत में काफी बड़ा है, काफी संख्या में है। इनके पास समस्या भी कई प्रकार की है, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा संबंधी समस्या है। शिक्षा में बहुत ही पिछड़ापन है। पिछड़ेपन का कारण क्या है? जैसे पहला हम कारण ले तो जो हमारा समाज है वो दलित वर्ग के प्रति उदासीन है, उनके प्रति ज्यादा देखभाल प्रतिक्रिया नहीं करते, तो उदासीनता दिखाता है, पहला कारण ये है। दूसरा देखें तो ज्यादा निर्धनता है, अत्यधिक ये निर्धन है। और तीसरा देखें, सरकार ने शिक्षा संबंधी योजना तो बनाई है लेकिन उस पर ठोस नीति नहीं बनाई, तो अच्छी प्रकार से उस पर अमल नहीं होता, जिससे इनको समय पर या सुव्यवस्थित शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अगला कारण है, ये अपव्यय भी ज्यादा करते हैं और अवरोधन भी होता है। जैसे मान लो किसी के पास ये बंधुआ मजदूर रह गए और वहां से इसको समय पर इसकी वेतन प्राप्त नहीं होता, जो इसका हक है वो नहीं देते। तो कुछ ऐसे कारण बने हैं जिसके कारण इनको शिक्षा या शिक्षा से वंचित रहा या कम शिक्षा मिली है। तो पहले ये तो हो गए कारण, जैसे समाज का उदासीनता, अत्यधिक निर्धन होना, और सरकार द्वारा बनाई गई योजना है वो नीति के तहत नहीं बनाई गई है। और चौथी बात अपव्यय करते हैं, अवरोधन करते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार ने इनके लिए कुछ शिक्षा संबंधी प्रावधान किए हैं, वो क्या है? तो शिक्षा नीति 1986 में क्या होता है, दलित वर्ग के लिए योजनाबद्ध तरीके से उसे इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाए, इस प्रकार की योजना बनाई जिससे दलित वर्ग को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षित हो और समाज में सबके साथ रह सके। तो शिक्षा नीति 1986, इसके तहत कुछ योजनाएं बनाई गई है। जैसे पहली योजना देखें, जो निर्धन छात्रों को, जो गरीब छात्र हैं उनको एक तो छात्रवृत्ति, दूसरी बात भोजन एवं वस्त्र, इन चीजों की उपलब्धता कराई जाए। जैसे कोई बच्चा मान लो पढ़ रहा है तो स्कूल जाने के लिए उसके बुके वगैरह चाहिए, फीस वगैरह, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार की योजना थी कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके, भोजन करवाया जाए और वस्त्र भी दिए जाए, जिससे क्या है ये अपनी शिक्षा सुचारू रूप से चलाएगा। दूसरी बात इसमें आती है कि जो छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रों को मासिक महीने छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, मिलती है, उस समय पर मिले, छात्रवृत्ति समय पर मिले ताकि वो उनका लाभ उठा सके। मासिक
पास मासी मिल रही है, स्कूल वगैरह जा रहा है वो, तो आसानी से अपने स्कूल का वे या किताबों का वे कर सकता है। तो मासिक की छात्रवृत्ति समय पर मिले। अगली बात क्या आती है, जो अभिभावक हैं, स्थानीय नेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको क्या किया जाए, जागरूक किया जाए शिक्षा के प्रति, ताकि अभिभावक अपने बच्चों द्वारा या बच्चों को समय पर शिक्षा दिलाएं। ये नहीं कि कुछ इसमें क्या होता है, कुछ ही क्लास तक करवाते, जैसे 4th तक करवा दिया, 5 तक करवा दिया, फिर आगे बच्चों को पढ़ाई छुड़वा लेते हैं कि आपके कुछ काम की नहीं है। तो पढ़ाई जारी रखें, और जो स्थानीय नेता वगैरह है वो भी उसमें सहयोग करें, सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा में सहयोग करें, तो उनको जागरूक करना, ये अगली नीति के तहत आया गया है। चलो देखते हैं क्या हुआ। अभिभावकों एवं स्थानीय नेता और सामाजिक कार्य, इनको क्या जागरूक किया जाए, ताकि ये शिक्षा के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे और जो बच्चे शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षित करवाए। फिर क्या अगला आता है कि ऐसी शिक्षा दी जाए या विद्यालयों के अंदर ऐसी व्यवसायिक शिक्षा दी जाए जिससे बच्चा कुछ कौशल प्राप्त करे और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो विद्यालयों के अंदर व्यवसायिक शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने कौशल को आगे बढ़ा सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके आगे देखते हैं, जो आदिवासी हैं उनको आश्रम स्कूल की व्यवस्था की जाए। जैसे आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए आश्रम स्कूल की व्यवस्था की जाए। आश्रम ताकि उनकी कोई सुविधा ना हो तो वहां आराम से आवासीय रहकर शिक्षा प्राप्त कर सके। और आगे देखते हैं हम, जो दूरगामी है या दुर्गम स्थान पर रहते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका है या रेगिस्तान है, तो वहां पर शिक्षा की ऐसी नीति बनाई जाए, ऐसे विद्यालय बनाए जाए जहाँ जो बच्चे शिक्षा से वंचित है वो उस विद्यालय में अपने शिक्षा ग्रहण कर सके। तो अगला पॉइंट आता है, दूरगामी है या जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल की नीति है या योजना है सुचारू रूप से यहाँ लागू की जाए, क्योंकि यहाँ न तो तदृश विद्यालय बन पाता है, ना अध्यापक वहाँ पहुँच पाता है। तो सरकार को ये ठोस नीति अपनानी चाहिए कि वहाँ विद्यालय सुचारू रूप से चालू रहे, शिक्षक वहाँ रहे और अपना अध्ययन करवाएं, ताकि बच्चे वहाँ आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो दलित वर्ग समुदाय को शिक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार की कुछ योजनाएं थी, जो किसके तहत थी, शिक्षा नीति 1986 के तहत, जिसमें छात्रवृत्ति मिले, समय पर मिले। दूसरी बात, जो बच्चे गरीब हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण संबंधी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए, जो मिड डे मील चलता है उसकी व्यवस्था भी की जाए, ताकि बच्चे आराम से खाना खाकर पढ़ाई करके घर चले जाएं। और जो दूर है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा विधि योजना लागू की जाए, ताकि वहाँ बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये तो होगी दलितों की बात। आगे हम देखते हैं आदिवासी शिक्षा में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा संबंधी वहाँ भी काफी समस्या देखी गई है। तो आदिवासियों में क्या है, अगर हम 90 के दशक में
पहाड़ी है या बस्ती से दूर रहते हैं, तो वहां पर जल्दी से विद्यालय बनाना संभव नहीं है। और अगर मान लो विद्यालय बन गया तो वहाँ शिक्षक रहकर दूर दूर का शिक्षक रहकर वहाँ शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि उस इलाके में रहना नहीं चाहता। तीसरी बात है, मान लो कोई शिक्षक रह भी गया, स्थानीय हो या कोई और शिक्षक हो, रह भी गया तो शिक्षक के मन में क्या भावना रहती है कि जो आदिवासी बच्चे हैं वो ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे विचार रहे, कुछ ऐसी भावनाएं रही जिसके कारण आदिवासियों तक के शिक्षा पहुंच ही नहीं पाई। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने सबसे पहले पहल की आदिवासियों को शिक्षा के लिए, तो भारत में भी जागरूकता पैदा हुई और उसने भी क्या कहा, जो दूरगामी है पहाड़ी इलाके है वहाँ पर विद्यालय खुलवाए ताकि उनको शिक्षा मिले, और ऐसे अध्यापक की व्यवस्था की या स्थानीय अध्यापक की व्यवस्था की जो वहाँ बच्चों को आराम से उसकी भाषा के तहत या उसके तरीके के तहत उसको समझाकर शिक्षा प्राप्त करवा सकें। तो ये कुछ योजना सरकार के तहत चलाई गई थी। 13 धारा में यही बात की गई है कि इनको शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब प्रकार के उद्देश्य इनको ढूंढो। तो उस उद्देश्य को देखते हुए या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा नीति लागू की गई। तो देखा गया है कि वहाँ जैसे ये स्कूल वगैरह बनना, अध्यापक सुचारू रूप से वहाँ जाना, अध्यापन करवाना, इस कार्यों के कारण काफी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। जैसे पहले लाख संख्या थी, लाख से डबल दुगुनी हो गई है और उसमें काफी लड़कियों की संख्या भी बढ़ी है। तो सरकार के जो सुचारू रूप से चलाई गई योजना है उसको उनको लाभ भी प्राप्त हुआ है और ये अपने उत्तरदायित्व को समझने लगे हैं। अभिभावक भी ये जानने लगे हैं कि बच्चे को शिक्षित करें। पहले क्या आदिवासी वगैरह या तो स्कूल भेजते नहीं थे, अगर भेजा भी किसी ने समझाया वगैरह तो खुद से क्लास तक ही अध्ययन करवाते थे, जैसे 5th 8th तक करवा दिया बस बहुत है। तो ये पूरा आगे अध्यापन करवाएं उस बच्चे को ताकि वो आगे अपना पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये उसको कुछ जागरूकता आई और जो स्थानीय लोग थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे या वो शिक्षक थे, उन्होंने उसको इस प्रकार की प्रेरित भी किया कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाएं, आगे बढ़ाएं ताकि वो भी समाज में अपना कार्य कर सके। इससे सभी को पता है कि आदिवासी को लिए और दलित समुदाय के लिए विशेष कई प्रकार के आरक्षण भी रखे गए। उस आरक्षण के तहत इनको सरकारी जॉब या किसी और कार्य में बड़ा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? शिक्षा की। तो शिक्षा में ये आगे बढ़े, इसलिए सरकार की तरफ से कई प्रकार की इस प्रकार की योजनाएं सुचारू रूप से चलाई गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दलित समुदाय और आदिवासियों की शिक्षा की जो समस्या है उसकी सरकार की तरफ से या सरकार की ओर से किस प्रकार की नीति रखी गई है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।